वो समस्या, वो समाधान सारी की चर्चा की जाएगी कि जिससे आप अपनी 12th शानदार बना सकते हो। सीबीएसई ने जिस अकॉर्डिंग बताया वो पूरा का पूरा डिस्कशन किया गया है। तो ये चैप्टर्स के बारे में अच्छे से जान लो, समझ लो कहां से मेरी शुरुआत होने वाली है, कौन सा चैप्टर हार्ड है, कौन सा इजी है, कौन कौन से चैप्टर आपस में कनेक्टेड है, लिंकेड है। अपने सिलेबस के बारे में जान लो, बाय हार्ट कर लो हर एक चैप्टर के बारे में। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, पीवाईक्यूज भी हो जाएंगे, और तुम जिस भी एग्जामिनेशन के सोच रहे हो उसका बेसिक टाइप के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। क्या कौन कौन से टॉपिक्स है कि जहां पर आपने मिस्टेक्स किया और वो मिस्टेक्स करने के पीछे का रीजन क्या था। कोई सिली मिस्टेक के कारण ये गलती हो चुकी है, कोई कंसेप्चुअल एरर आ गया, आपने कंसेप्ट ही गलत लगाया, तो वो चीज आपको कैसे पता चलेगी? इस टेस्ट के माध्यम से ही आपको पता चलेगी। क्लास 12 का होने वाला है प्रारंभ, तो दिमाग में एक छोटा छोटा भय भी है सर कि क्लास 11th में तो अब तक जितनी भी एग्जामिनेशन हुई थी वो सब स्कूल लेवल पे हुई थी, तो कहीं ना कहीं स्कूल में जो बातें पढ़ाई गई थी उसी में से उठ के क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन जो क्लास 12th में एग्जामिनेशन होगी वो बोर्ड्स लेगा, तो वहां पर कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है। सर ये 12th हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 1 से 11 तक की मार्कशीट के बारे में कोई चर्चा हो या ना हो, लेकिन क्लास 12th की मार्कशीट के बारे में हमेशा चर्चा होती है। तो कौन सी ऐसी चीजों का पहले से हम ध्यान रखें क्लास 12th की शुरुआत करने से पहले? तो ऐसी चर्चा होने वाली है आज के सेशन में। हम कुछ 6 पॉइंट्स डिस्कशन करने वाले हैं, वो समस्या, वो समाधान सारी की चर्चा की जाएगी कि जिससे आप अपनी 12th शानदार बना सकते हो। पहली बात ये याद रखो कि क्लास 12th के सिलेबस के बारे में जान लो, पहले से ही जान लो। हाँ, वो चैप्टर आप बाद में जाके पढ़ोगे, लेकिन पहले ही आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। किताब में लिखा हुआ ही है, जितने भी 15 चैप्टर से 14 चैप्टर से वो पूरे के पूरे लिखे हुए हैं, लेकिन बाय हार्ट आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से शुरुआत हो रही है, इसका कनेक्शन कहां तक है। लास्ट में चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये पूरा कनेक्टेड है। लास्ट में फिर दूसरी अध्याय, दूसरी बुक्स, यानी कि कहीं ना कहीं शुरुआत हो रही है रे ऑप्टिक्स, वो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट, एटम्स, उसके बाद न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, ये सारे चैप्टर्स के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। तो पेन उठाओ, किताब उठाओ, पहले चैप्टर्स के बारे में सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन लिखो। हाँ, ओवरव्यू वाला एक वीडियो आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में कि जहां पर हर चैप्टर्स के बारे में, उनके टॉपिक्स के बारे में, उनके वेटेज के बारे में सीबीएसई ने जिस अकॉर्डिंग बताया वो पूरा का पूरा डिस्कशन किया गया है। तो ये चैप्टर्स के बारे में अच्छे से जान लो, समझ लो कहां से मेरी शुरुआत होने वाली है, कौन सा चैप्टर हार्ड है, कौन सा ईजी है, कौन कौन से चैप्टर आपस में कनेक्टेड है, लिंकेड है। तो इससे एक आसानी रहेगी आपको चैप्टर्स में समझने में, और आपको यह भी इससे आइडिया लग जाएगा कि इसका इस चैप्टर के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मेरा थोड़ा हल्का फुल्का भी यहां पर पार्ट वीक है, फिर भी मैं इस चैप्टर को पढ़ सकता हूं। तो पहले अपने सिलेबस के बारे में जान लो, बाय हार्ट कर लो हर एक चैप्टर के बारे में। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा, एक बात याद रखो कि आप जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग स्कूल से पढ़ रहे हो, आप हमेशा कोशिश करो कि लाइव क्लास में बैठो। यहां पर बेच में आपको लाइव क्लासेस तो दी जाएगी, साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी जाएगी। इसका एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये कि सर अगर किसी कारणवश, जेन्युइन रीजन की बात कर रहा हूं, तो हो सकता है कि आप उसका रिकॉर्डेड सेशन देख लो, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये आदत डाल रहे हो कि बार बार लाइव क्लासेस को अवॉइड करके रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हो, तो वहां से आपका बैकलॉग बनना स्टार्ट होगा। सर किसी कोई और चैप्टर पे होगे और आप कहीं और चैप्टर पे होगे, फिर आगे आने वाली जितनी भी प्लानिंग होगी वहां पर भी तुम मिसमैच करोगे, तुम्हारे लिए भी वो सही नहीं रहेगी। और लाइव क्लासेस का एक और फायदा रहता है कि जहां पर आप लाइव क्लास अटेंड करते हो वहां सर आपको देखते हैं, समझते हैं, आपकी शक्ल देखते हैं, उनको हाव भाव से पता चल जाता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं आपको कोई क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन के भय से आप वो लेक्चर को अच्छे से देखते हो, समझते हो, सुनते हो और दिमाग में बिठाते हो। तो कोशिश ये करो कि लाइव क्लास में जाओ। और यहां पर होगा ही ऐसा कि आप लाइव क्लास में बैठो तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि बेटा ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये चीज क्या कहना चाहती थी बेटा, तू थोड़ा सा आंसर बता। तो एक दिमाग में भय रहेगा और आप भी सोचने पे मजबूर होगे कि हाँ कभी भी क्वेश्चन मेरे ऊपर आ सकता है, कभी भी सर मुझे पूछ सकते हैं, तो मुझे अच्छे से ध्यान देना है। तो लाइव क्लासेस अटेंड करना है, मेंटेन करो कि मुझे हर बार लाइव क्लासेस ज्वाइन करना है। किसी कारणवश कभी कभार ऐसा हो जाएगा कि किसी कारणवश आप ज्वाइन नहीं कर पाए हो, तब जाके रिकॉर्डेड सेशन देखना है, अदरवाइज आपको लाइव सेशन ही प्रीफर करना है। एक चीज और याद रखो कि जब भी आप सेशन देख रहे हो उसके साथ साथ आपकी पेन चलती रहनी चाहिए, आपको नोट डाउन करता रहना चाहिए। क्योंकि देख होगा ऐसा कि आप सिर्फ वीडियोस देखते जा रहे हो तो नींद आने की संभावना होगी। उससे बेटर ये होगा कि आप साथ साथ पेन कॉपीज लेके बैठो, जब जरूरत पड़े साथ साथ नोट डाउन करते जाओ। सर ने जितनी भी बार लिखा है वो सारी चीजें आपकी किताब में भी होनी चाहिए। और सर कुछ बात बता रहे हैं कि मैंने ही कुछ ऐसी बात बताई दी कि जो लिखी हुई नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैं ज्यादा लिख लूं, अपनी किताब में लिख लूं, अपनी लैंग्वेज में लिख लूं, तो मेरे लिए सही रहेगा। जब भी आप रिवाइज करोगे तब आपके लिए काम की रहेगी। अब ऐसा दिमाग में मत बिठाओ कि मेरी नोट्स कहीं छपने वाली है, नहीं, आपकी बनाई हुई नोट्स आपको याद होनी चाहिए, आप उसमें से आपको समझ में आना चाहिए।
मतलब कितनी भी यहां पर रंगीन पीडीएफ्स, रंगीन कलरफुल नोट्स आपको मिल जाएगी, वो सही है अपनी जगह, लेकिन आपकी खुद की बनाई हुई नोट्स होगी, वही जाके आपको फायदा देगी, वही आपको स्कोर करवाएगी, वही आपको रिवीजन पर्पज से भी इंपॉर्टेंस में आएगी। तो बेटा अपनी नोट्स खुद बनाओ, बहुत अच्छी तरीके से बनाओ, और रिवीजन पर्पज से एक ऐसी शॉर्ट नोट भी साथ साथ बनाते रहो कि जैसे 15 दिन एक चैप्टर चला है, उस 15 दिन के 15 क्लासेस के एक चैप्टर्स को आपने 5 पेजेस पे समराइज कर दिया है। तो जब भी आप, क्योंकि रिवीजन की आदत इतनी डाल रही है, इतना रिवाइज कर ले कि आप 5 पेज में, या फिर सिर्फ ऐसा मान लो कि 3 पेज पे आपको टॉपिक लिख दिया, आपको सारी की सारी अंदर कहानी पता है कि इस चैप्टर में इस टॉपिक में आपने सर से कौन कौन से एग्जाम्पल दिए थे, कौन कौन से न्यूमेरिकल करवाए थे। तो इतनी आदत डाल दो रिवीजन की भी, क्योंकि होता ही है कि जब शुरू में हम पढ़ते हैं बेटा, तो 1-2 दिन तक सारी बात हमें पता होती है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे मेमोराइज पावर थोड़ी सी कम हो जाती है। 1 वीक के बाद या 15 दिन के बाद आपको बहुत कम याद होता, एटलीस्ट 20 से 30%, इतना याद रहेगा उस सेशन के बारे में, उस चैप्टर्स के बारे में। तो कोशिश ये करो कि सोने से पहले या 3 दिन में या 1 वीक में एक बार हल्का फुल्का रिवाइज कर लो, और साथ साथ ये शॉर्ट नोट्स वाली आदत डालो। इससे फायदा आपको ये होगा कि पूरे चैप्टर्स के लिए आपको जो 15 वीडियोस दी गए होंगे प्रारंभ बैच में, वो नहीं देखने पड़ेंगे, आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स के ऊपर ध्यान देना होगा कि हाँ ये बात हो रही थी इस चैप्टर में, ये पॉइंट्स लिखे गए थे। तो ये आपको एक बहुत अच्छा वाला फायदा देगा। अब ध्यान ये रखना कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होगी साथ साथ। क्वेश्चन प्रैक्टिस कोई अलग से क्वेश्चंस नहीं लगाने, जो आपको क्लास में प्रारंभ बैच में करवाए जाएंगे वही क्वेश्चन आप डिटेल में, क्योंकि यहां पर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको एक बार में अच्छी से समझ में आ जाएगा, गारंटी लेता हूं। लेकिन आपको वो क्वेश्चंस बार बार करने हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, पीवाईक्यूज भी हो जाएंगे, और तुम जिस भी एग्जामिनेशन के सोच रहे हो उसका बेसिक टाइप के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। लेकिन बेटा वो क्वेश्चंस मैं क्लास में करवा रहा हूं, आप 3 दिन तक, हो सकता है 1 वीक, 15 दिन तक बहुत अच्छे से याद रख पाओगे, लेकिन जब तक आप वो क्वेश्चंस नहीं सोल्व करोगे तब तक आदत नहीं सुधरेगी, तब तक आपका स्कोर नहीं बनेगा। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ क्लास में, हाँ ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि क्लास में करवाए गए क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, ये श्योरिटी मैं देता हूं। लेकिन आपको करना होगा ये कि जो क्लास में क्वेश्चंस करवाए गए वो बार बार रिपीटेड फॉर्म में आप सोल्व किया करो। सिर्फ देखना नहीं है बेटा, ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से हम समझेंगे, कंसेप्चुअल सारे कंसेप्ट को भी खोल के समझेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स भी आपको गिनने होंगे, खुद से गिनने होंगे। मैं सिर्फ लिख के फेल, मतलब आपको दिखा दूंगा कि हाँ ये हो रहा है, ऐसे स्टेप सोल्व होंगे, ऐसा नहीं होगा बेटा। आपको खुद भी न्यूमेरिकल्स सोल्व करने होंगे। तो एक आदत डालो कि क्लास में जितने भी न्यूमेरिकल्स करवाए गए हैं, हो सकता है यहाँ से या हो सकता है आप जिस भी जगह से पढ़ रहे हो, वो न्यूमेरिकल्स के पीछे बहुत रिसर्च की गई होती है कि हाँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो न्यूमेरिकल्स आप बाय हार्ट कर लीजिए। बाय हार्ट मतलब रटने वाली बात नहीं है, बस आपको ये समझना है कि कैसे मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ, अप्रोच समझनी है। और बार बार आप दिमाग में मतलब सोल्व करते जाओगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन, तो आपके दिमाग में एक बिल्ड बन जाएगा कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल्स को सोल्व किया जा सकता है। अब सारी चीज़ें आप क्लास के साथ साथ, बैच के साथ साथ करोगे ना, तो एक चीज़ की आवश्यकता होती है, अपने आप को परखने की। और वो परखा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ टेस्ट से। क्योंकि जब आप बोर्ड की एग्जामिनेशन देने जाओगे तब होगा ये कि एक अजीब सा डर लगेगा। वो डर इसलिए क्योंकि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपने एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस ही नहीं की, तो इसके लिए समय समय पे टेस्ट देना आवश्यक रहता है। तो बेटा समय समय पे चैप्टर वाइज, या हो सकता है कि एक सूटेबल टाइम के आसपास आपकी एक टेस्ट ली जाएगी। उस टेस्ट में आपको पता ये चलेगा कि मैं किस लेवल पे हूं, यहाँ पर मुझे और क्या क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। पूरा एनालिसिस किया जाएगा कि आपने इस टॉपिक्स में ज़्यादा मिस्टेक्स की है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। तो समय समय पे टेस्ट देना, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करना है। टेस्ट दे के बाद ख़त्म नहीं हो जाती है, टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ पर आपने मिस्टेक की है, क्या कौन कौन से टॉपिक्स है कि जहां पर आपने मिस्टेक्स किए, और वो मिस्टेक्स करने के पीछे का रीजन क्या था। कोई सिली मिस्टेक के कारण ये गलती हो चुकी है, कोई कंसेप्चुअल एरर आ गया, आपने कंसेप्ट ही गलत लगाया, तो वो चीज़ आपको कैसे पता चलेगी, इस टेस्ट के माध्यम से ही आपको पता चलेगी। ये चीज़ का ध्यान रखना। अब एक लास्ट पॉइंट ये है बेटा कि हर बार है ना, हम ऐसा सोच लेते हैं कि क्लास 11th बहुत बर्बाद हो गई, क्लास 11th में हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो क्या क्लास 12th में हम टॉप कर सकते हैं, क्लास 12th में हम अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। हर मतलब 99% के दिमाग में यही होता है कि सर क्लास 11th की शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता क्लास 11th हमारी बर्बाद हो गई। अब क्लास 12th की शुरुआत तो हम अच्छे से करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग में ये बात नहीं है कि हम मतलब ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो बेटा मैं तुम्हें श्योरिटी के साथ बताता हूं कि आप कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो तो कर पाओगे, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर पाओगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप करना चाहते हो तो बेटा याद रख,
शुरुआत में जो टॉपिक्स आप पढ़ोगे उसका कहीं ना कहीं लिंकेज होगा 11th के टॉपिक्स पे। तो आपको होगा ये कि सामने वाले के ऊपर भी डाउट आ सकता है कि सर ने बहुत सिंपल सी बात बताई, सबको समझ में आ रही है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन क्लास 11th के साथ है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि क्लास 11th के बहुत गिने चुने टॉपिक्स है, चैप्टर्स भी नहीं बोल रहा हूँ बेटा, बहुत गिने चुने टॉपिक्स है कि एक बार हल्का फुल्का आपने रिवाइज कर लिया तब क्लास 12th में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। बहुत हल्के फुल्के टॉपिक्स है, चैप्टर्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ टॉपिक्स बोल रहा हूँ। जैसे कि क्लास 12th शुरू करने से पहले बेसिक मैथ्स आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, वेक्टर्स रिजोल्व करना आपको आना चाहिए, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, बहुत हल्के फुल्के टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए। काइनेमेटिक्स वाले जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ करता था ना, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, वह 3 इक्वेशन की बात हो रही है। फिर मोशन इन प्लेन में जो वेक्टर्स को रिजोल्व करने वाली बात थी, रेंज की बात थी, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही थी ना, वहां पर रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो छोटे छोटे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, कंसेप्ट याद होने चाहिए। मैं एक भी बार ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको कोई बात रटनी है, नहीं, इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या कंसेप्ट कहना चाहता था। कोई भी चीज इसमें से रटने वाली नहीं है बेटा। आगे एफबीडी, एनएलएम चैप्टर मैंने पूरा नहीं लिखा है, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बस उसमें से एक छोटा सा टॉपिक जो है एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, वह चीज आपको पता होनी चाहिए। एनएलएम पूरा करने की जरूरत नहीं है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमें पता है, हमने 9th में भी पढ़ा था, हमने 11th में भी पढ़ा था, वो बाय हार्ट है। मैं स्टेटमेंट रटने की बात ही तुम्हें नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने आने चाहिए क्लास 12th के लिए। क्लास 11th में भी आपने सीखे, वो ड्रॉ कर सकते हो, क्लास 12th के भी ड्रॉ करना मैं सिखाऊंगा, भरोसा रखो। लेकिन बस ये छोटी छोटी बात आपको पता होनी चाहिए। फिर पीसीएलएम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक टॉपिक आता था, एनएलएम में भी है, वर्क पावर एनर्जी में भी है, ठीक है। फिर वर्क एनर्जी थियरम, लास्ट में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। किसके टॉपिक है ये दोनों? ये टॉपिक किसके? वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, लॉज ऑफ मोशन के बाद का चैप्टर है। तो उसमें से ये छोटे छोटे, मतलब इसमें से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं कि जो 10 मिनट से ज्यादा टाइम लेगा। अगर आप चाहोगे तो हर एक टॉपिक को सिर्फ 10 मिनट में कवर कर सकते हो। एक ब्रिज कोर्स में भी ये सारी बातें समझाई गई है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो, आप चाहो तो आपकी कोई नोट्स बनाई गई है या फिर आपकी कोचिंग मटेरियल है तो वहां से भी पढ़ सकते हो। सिर्फ 10 मिनट लेंगे ये टॉपिक्स, सिर्फ 10 मिनट, हर एक टॉपिक सिर्फ 10 मिनट का है। ये अच्छे से समझ लो, क्लास 12th में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप मतलब प्रारंभ बैच के हो तो हम वहां पर तो बहुत बेसिक से ही शुरुआत करेंगे, बहुत बेसिक से शुरुआत करेंगे, लेकिन फिर भी दिमाग में बात याद रखो कि क्लास 11th कितनी भी बर्बाद गई हो, आप क्लास 12th फोड़ सकते हो। विश्वास रखो अपने आप के ऊपर, विश्वास रखो अपने टीचर्स के ऊपर, क्लास 12th आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो बस यही था आज के सेशन में, मिलते हैं अगली बार नई बात के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।